Hello, good evening, and welcome to my channel Psychology Goals Official. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम बिहेवियरिज्म है उसके साथ आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और आज हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में। बेसिकली बिहेवियरिज्म एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और अगर इसको देखा जाए तो ये साइंटिफिक स्टडी के हवाले से अगर आज साइकोलॉजी जो है साइंस है तो इसमें बिहेवियरिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बिहेवियरिज्म से पहले जो है बात होती थी कॉन्शियसनेस की, अनकॉन्शियसनेस की, माइंड की, इमोशंस की। इनको जो है रीड करना या इसमें साइंटिफिक स्टडी के अंदर इंक्लूड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें आप एक इंसान के इमोशंस को जज कर सके। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी इसमें साइकोलॉजी को साइंस बनाने के लिए जो इंसान जिसको जो है ऑब्जर्व कर सके, जिसको इंसान देख सके, जिसको इंसान इंटरप्रेट कर सके। तो बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान जो है ऑब्जर्व भी कर सकता है, उसको इंटरप्रेट भी कर सकता है। इसलिए बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक एवोल्यूशन थी उस टाइम साइकोलॉजी की फील्ड में। तो क्योंकि बिहेवियरिज्म एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है तो इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग में जो दो मेन साइकोलॉजिस्ट थे जिसमें पैवलव और वॉटसन थे, इन्होंने बिहेवियरिज्म की जो फील्ड थी क्लासिकल कंडीशनिंग इसमें क्या वर्क किया था, आज हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। और बिहेवियरिज्म को एज ए जनरलाइज भी इसको हम देखेंगे, इसको जो है इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि बिहेवियरिज्म एक्चुअली है क्या। इसलिए ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुने और मैं आपको ये भी जो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास जो है कॉपी पेन है तो वो भी आप अपने सामने रख लें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाएं ताकि ये चीज़ आपको दोबारा भूले ना। तो बिल्कुल जो है एक नए सिरे से जिनको बिहेवियरिज्म के बारे में कुछ नहीं पता तो वो लोग भी आज का लेक्चर जो है देख के इसको जो है अच्छे से रेडी करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत ये लेक्चर जो सुनने के बाद बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा। Behaviorism is a theory of learning based on idea that all behaviors are acquired through conditioning. Behavior जो है इसको बेसिकली जो है कंडीशनिंग के थ्रू इसको एक्वायर किया जा सकता है। एक न्यू बिहेवियर को बनाने के लिए अगर हम उसको किसी चीज़ के साथ कंडीशन कर देंगे या उसकी कंडीशनिंग कर देंगे तो वो न्यू बिहेवियर जनरेट किया जा सकता है। अब कंडीशनिंग क्या चीज़ है? अ कंडीशनिंग occurs through interaction with the environment. Behavior is believed that our response to the environmental stimuli shape our actions. अब कंडीशनिंग बेसिकली क्या होती है? कंडीशनिंग बेसिकली जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलस होते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके साथ इंसान या कोई एनिमल जब इंटरेक्ट करता है उसके साथ एक तरह की जो है एसोसिएशन पैदा करता है, एक जो है ताल्लुक पैदा करता है। तो उस सूरत में एक बिहेवियर को शेप किया जा सकता है, एक बिहेवियर को इमर्ज किया जा सकता है, एक बिहेवियर को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिहेवियरिज्म में हमने जो सबसे पहले बात की कि बिहेवियर जो है वो कंडीशनिंग के थ्रू एक्वायर किया जा सकता है। अब कंडीशनिंग क्या चीज़ है? कंडीशनिंग इंसान या जानवर का जो इन्वायरमेंट में रिलेटेड जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके साथ एक एसोसिएशन क्रिएट करके एक न्यू बिहेवियर को, एक न्यू स्टिमुलस को, एक न्यू शेप को जो है वो स्टैब्लिश किया जा सकता है। बेसिकली ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर शुड बी कंसीडर्ड। कॉग्निशन, इमोशंस एंड मूड्स आर फार टू सब्जेक्टिव। वही बात जो मैंने अपने लेक्चर के इंट्रो में की कि बिहेवियरिस्ट के मुताबिक बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो कॉग्निशन, इमोशंस और इंसान के मूड है
उनको 100% उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ये सब्जेक्टिव है, थियोरेटिकल है। आप इनको इनकी जो है कि थियरीज पे थियरीज आप इनकी जो है पढ़ते जाएंगे, उसके बाद भी आप 100% जो है श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इस इंसान का मूड इस टाइम क्या है, इसके इमोशंस किस तरह से काम करनी है, या इसके माइंड के अंदर जो है क्या चीज़ चल रही है। कोई इसको जो है मेजरमेंट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। Strict behaviors believe that any person can potentially be trained to perform any task regardless of genetic background, personality trait, and internal thoughts. It only acquires the right conditioning. बिहेवियरिस्ट का मतलब क्या है? जिन्होंने बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में काम किया उनको कहते हैं बिहेवियरिस्ट। जो कि टिपिकल बिहेवियरिस्ट थे या जो स्ट्रिक्ट जो बिहेवियरिस्ट थे, उनका बिलीफ था कि एक पर्सन जो है वो एक टास्क या कोई चीज़ को जो है परफॉर्म करके या बिहेव करके आप उसके बारे में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उसके बारे में एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बात हुई थी पहले साइको एनालिसिस के अंदर, जिसमें जेनेटिक बैकग्राउंड है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, इंटरनल थॉट्स, कॉग्निशंस, इमोशंस, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सिर्फ बिहेवियरिस्ट के मुताबिक सिर्फ बिहेवियर को जो है राइट कंडीशनिंग के थ्रू इनको जो है वो एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, बिहेवियरिस्ट के लिए अगर कंडीशनिंग अच्छी से हुई हो तो एक नया बिहेवियर जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पर हम आगे चलेंगे। A psychological approach that considers the relationship between behavior and environmental stimuli as a focus of study. हम यहाँ पर बिहेवियरिज्म में जो सबसे मेन बात करेंगे वो ह्यूमन या एनिमल बिहेवियर को, जो एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक़ है, जो माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है, जो माहौल के साथ उसका इंट्रैक्शन है, उसके बारे में जो उनका रिलेशनशिप है, उसको हम स्टडी करने की आज हम जो है कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ बिहेवियरिज्म के अंदर आगे जो है बहुत सारी जो टर्म्स आप लोग पढ़ेंगे तो उन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, एनवायरनमेंट है, वेरिएबल है और लर्निंग है। तो ये बेसिक जो टर्म्स है बिहेवियरिज्म में जिन्होंने यूज़ होना है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा हाउ नो होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे। जब ये वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे, आपको इनके मीनिंग का पता नहीं होगा तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इसको आगे कैरी ऑन करने में। तो सबसे पहले स्टिमुलस का जिक्र होगा। स्टिमुलस क्या चीज़ होती है? स्टिमुलस एक इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाने वाली कोई भी चीज़ होती है जिस पे आप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन एक स्टिमुलस है, जैसा कि यहाँ पर पड़ा हुआ एक जो कैलकुलेटर है वो एक स्टिमुलस है, उस पर रिस्पॉन्स किया जा सकता है। ठीक है, जिस पे हमारे सेंस ऑर्गन जिनको देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिन पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसको बेसिकली स्टिमुलस बोलते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्शन ऑफ बिहेवियर, रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय द स्टिमुलस। एक स्टिमुलस को देखने के बाद जो हमारा एक्शन होता है वो मतलब मोबाइल फ़ोन अच्छा है या बुरा है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्स। ठीक है, कैलकुलेटर ठीक है या ख़राब है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्स। साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्स। ठीक है ना जी। तो रिस्पॉन्स क्या चीज़ होती है? उस स्टिमुलस को देखने के बाद, उस स्टिमुलस को ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारा रिएक्शन होता है, दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्स। इसके बाद इन्वायरमेंट का वर्ड यूज़ होगा आगे जाके। इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है? एक्सटर्नल फैक्टर, वेरिएबल, कंडीशन, इन्फ्लुएंसेस और सर्कमस्टांसेस इफेक्टिंग वंस डेवलपमेंट और बिहेवियर। इन्वायरमेंट बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो विद इन इंडिविजुअल नहीं होते, माहौल में होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं। ठीक है ना जी। तो ऐसे तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स जहाँ पर डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स हों, डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस हो, कंडीशंस हों, और वो एक इंसान के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करें। ठीक है ना जी, उसको हम एनवायरनमेंट कहेंगे। वेरिएबल की आपको डेफिनेशन का ऑब्वियसली पता होगा कि ऐसी चीज़ जो चेंज होती है, ठीक है, उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो वेरी करती है। हमारा बिहेवियर अगर चेंज होता है, इसको भी हम कह सकते हैं
कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। ऐसी वो जो है क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ जो है जिसके अंदर चेंज आता है वो वेरिएबल है। लर्निंग a relatively permanent change in behavior that takes place as a result of practice or experience. लर्निंग क्या चीज़ है? लर्निंग एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, जो बार बार जो है प्रैक्टिस करने से, बार बार एक्सपीरियंस वो करने से, बार बार एक चीज़ करने से वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, और हमारा जो परमानेंट चेंज आ जाता है हमारे अंदर, उसको हम कहते हैं लर्निंग। ये ह्यूमंस में भी आ सकता है, ये एनिमल्स में भी आ सकता है। तो बेसिकली ये टर्म्स हैं। स्टिमुलस, जो एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली कोई भी चीज़ जो है वो स्टिमुलस होती है। रिस्पांस, और स्टिमुलस के बारे में हम जो भी अपना आंसर करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो रिस्पांस होता है। एनवायरनमेंट जो चीज़ माहौल में पाई जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में होती है, चाहे वो स्टिमुलस हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल कोई भी चीज़ जो चेंज होगी वो वेरिएबल होगी। लर्निंग क्या है? लर्निंग बार बार जो है प्रैक्टिस करने से, एक्सपीरियंस करने से एक इंसान के बिहेवियर में जो चेंज आता है उसको लर्निंग बोलते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आगे बिहेवियरिज्म में जो है यूज़ होंगी। नेक्स्ट है जी, ऑफिशियली हम बिहेवियरिज्म का स्टार्ट करने लगे हैं कि बिहेवियरिज्म में जो दो मेन साइकोलॉजिस्ट थे, जो दो मेन बिहेवियरिस्ट थे, जॉन बी वॉटसन और आइवन पावलोव, आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या अहम रोल प्ले किया था। पहले थोड़ा सा इनका जो है इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जॉन बी वॉटसन जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ये स्टार्ट में इसने स्टार्ट में जो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर इसने काफ़ी काम किया था, और काफ़ी इसने जो है ना इस पर प्रैक्टिस भी किया था। ये इंट्रोस्पेक्शन अगर आपको याद हो तो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में मैंने बताया था स्ट्रक्चरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मेरा लास्ट जो मेरा एक चैनल था, उसका नाम था साइकोलॉजी गोल्स। ये चैनल साइकोलॉजी गोल्स ऑफिशियल है, उस चैनल का नाम साइकोलॉजी गोल्स था। उसके अंदर मैंने एक लेक्चर जो है वो दिया था, उसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो है मैंने क्या चीज़ें बताई थी कि एक स्टिमुलस इंसान को दिया जाता है, उस पर उसको रिस्पॉन्स किया जाता है, उसके रिस्पॉन्स की बेस पे जो आंसर होते हैं उनको ये इस सारे प्रोसेस को कहते हैं जी क्या, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर इसने क्या किया था, ये इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस किया था। इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस के अंदर इसने क्या कहा था, इसने बाद में ये उस प्रोसेस से हट के जो है ये वापस बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की तरफ आ गया था, और इसने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन जो है ये वेग है, ये जो है मेंटलिस्ट अप्रोच है, जो कि जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है इंसान की। इस वजह से वो उस अप्रोच को छोड़ के बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की तरफ आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे कि जी ही बिकेम इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विद एनिमल्स। इसने क्या किया था, जॉन बी वॉटसन ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की थी एनिमल्स के साथ, ठीक है जी, और इसका उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन, लर्निंग मैटर्स अ लॉट इन अ पर्सनस लाइफ व्हाइल इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स, impulses, drives, either unconscious motivation has no direct relationship on human personality. Understanding of learning will encompass all aspects of personality. इसने कहा था कि जी लर्निंग जो है इंसान की लाइफ पे काफ़ी मैटर करती है, ठीक है, जबकि बाकी जो बातें फ्राइड ने की थी कि जी इंसान की जो इनबॉर्न जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसकी इम्पल्सेस हैं, उसकी ड्राइव्स हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका बहुत कम ताल्लुक़ होता है रियलिटी के साथ। ये जस्ट जो है ना ये बातें हैं। मेन जो एक इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर जो मैटर करता है वो उसका बिहेवियर करता है, वो उसकी लर्निंग करती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग विल एनकंपास ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर इंसान की लर्निंग अच्छी होगी तो उसकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को जज किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। 1924 में वाटसन ने एक अपनी बहुत मशहूर जो है सेइंग उसने की थी। उसने कहा था कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल
formed and my own specified world to bring them up in, and I will guarantee to take anyone at random and train him to become any type of specialist. I might select doctors, lawyers, artists, merchant, chief, and even beggar man and thief, regardless of his talent, tendencies, abilities, vocations, and trace of his ancestors. इसने कहा था कि मुझे 1 दर्जन जो है आप जो है ये इनबॉर्न जो है बेबीज दे दें, ठीक है, उनको मैं अपनी स्पेसिफाइड उनकी मैं कंडीशनिंग करूंगा, उनको डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स दूंगा, ठीक है, और उसके बाद आप मुझे जो कहेंगे मैं उनको वो बना दूंगा। अगर आप कहेंगे कि जिसको डॉक्टर बनाना है मैं इसको डॉक्टर बना दूंगा, आप कहेंगे इसको जो है बैगर बनाना है मैं इसको जो है बैगर बना दूंगा। मीन्स के उसके अंदर बेशक जो टैलेंट है, वो कहते हैं ना कि जी जैसे इंसान की इनबॉर्न जो होती हैं, ये फ्राइड ने कहा था कि जी ये सारा कुछ जो है इंसान के इनबॉर्न होता है, या जो कॉल जो योंग ने कहा था कि इंसान एक स्पेसिफिक जो है नर्वस सिस्टम लेकर आता है, और वो इंसान की पर्सनालिटी की इड जो होती है इंसान की वो बाय बर्थ लेकर आता है। वॉटसन ने इस सारी जो थियोरी है इसको गलत साबित किया। इसने कहा कि जी आप मुझे मेरे मुताबिक आप इन्वायरमेंट दें, और उस इन्वायरमेंट के अंदर जो है मैं हर बच्चे को जो चीज़ आप कहेंगे, आप कहते हैं ना कि जी ये बच्चा, इसका फादर जो है ये इंटेलेक्चुअल था, इसका ब्रेन काफ़ी अच्छा था, इस वजह से इसका बेटे का ब्रेन जो है वो भी अच्छा होगा, इसके बच्चे का ब्रेन भी अच्छा होगा। इस चीज़ से वॉटसन ने एग्री नहीं किया। वॉटसन ने क्या कहा? वॉटसन ने कहा आप मुझे जिस मर्जी के बच्चे उठा के ला दें, जिस मर्जी इंसान के, ठीक है, मैं उनकी डिफरेंट कंडीशनिंग करूंगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स दूंगा उन्हें, और आप जो कहेंगे मैं उनको वो बना दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली इसकी बड़ी मशहूर सेइंग थी उस टाइम के अंदर 1924 में, और काफ़ी फेमस हुई थी ये। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था लर्न फेयर के बारे में, द केस ऑफ लिटिल एल्बर्ट। 1920 में एक अपने असिस्टेंट के साथ काम किया था जिसका नाम रेनर था, वॉटसन ने 1920 के अंदर, और एक 11 मंथ जिसकी एक जो 11 मंथ ओल्ड जो है बच्चा था जिसकी उम्र 1 साल से भी कम थी, उसका नाम एल्बर्ट था, उसके साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? एक्सपेरिमेंट उसने ये किया था कि एक बच्चे को जो है, ठीक है, एक वाइट कलर के क्यूट से क्या रियल रैट के साथ जो है ना उसको के टॉयज के साथ उसको दे दिया, ठीक है ना जी। और उसके बाद बच्चा उसके साथ एसोसिएशन होगी, उसको वो अच्छा लगने लग गया। मतलब टॉयज के साथ उसने जो उसके खिलौने थे ये एल्बर्ट के, उसके साथ एक वाइट रैट भी उसको जो है वो दे दिया, मतलब वो भी उसके वो खिलौनों के साथ छोड़ दिया, तो वो बच्चा उनके साथ खेलता रहता था और उनकी एसोसिएशन हो गई थी। कुछ दिन के बाद वॉटसन ने क्या किया? वॉटसन ने जैसे ही वो वाइट रैट आता था उसके पास रूम के अंदर, वो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म का साउंड क्रिएट करता था बैकग्राउंड पे। जब वो ख़तरनाक किस्म का साउंड क्रिएट करता था, कि फेयरफुल साउंड क्रिएट करता था, जैसे ही रैट अपीयर होता था तो बच्चा डर जाता था उससे, ठीक है। अब क्या हुआ? बच्चा पहले जो था वो रैट के आने से खुश होता था, उसके बाद जब नेक्स्ट रैट आया उसने एक साउंड क्रिएट किया, एक फेयरफुल साउंड क्रिएट किया। फेयरफुल साउंड क्रिएट करने के बाद क्या हुआ? रैट जो एल्बर्ट था वो खौफजदा हो गया, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड टाइम वो रैट दोबारा आया तो बच्चा उस रैट को देख के डर गया। क्या चीज़ हुई? एसोसिएशन होगी, कंडीशनिंग कर दी। बैकग्राउंड वॉइस पे जो फेयरफुल वॉइस थी, जो फेयरफुल साउंड था, उसके साथ रैट की कंडीशनिंग कर दी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, कि एक जो है न्यूट्रल स्टिमुलस आप एक बीच में डाल के उसकी एसोसिएशन कर देंगे तो उसके साथ आप बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। बिहेवियरिज्म में, क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली यही है ना कि आप इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं,
आप इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट स्टिमुलस क्रिएट करके बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये उसकी जो इब्तदा थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट का जिक्र, इसको फिर बाद में उसने जो है एक डॉग के साथ भी उसने एसोसिएट किया, एक जो है सांता क्लाउस के साथ भी उसने इसको एसोसिएट किया। और उसके बाद अभी इसके एक्सपेरिमेंट्स जारी थे कि अल्बर्ट की जो मदर थी उन्होंने उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने से जो है मना कर दिया, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर खौफ पैदा हो रहा था। और अल्बर्ट जो है वो हॉस्पिटल भी जा चुका था इस खौफ की वजह से। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आइवन पावलोव का। आइवन पावलोव कौन था? ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था और इसको क्लासिकल कंडीशनिंग का पायनियर भी कहते हैं। इसने लेटर 19th सेंचुरी के अंदर जो है बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में इसने काम किया और इसने नोबेल प्राइज़ 1904 में जीता, जो जिसका क्लासिकल कंडीशनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। द फोकल पॉइंट वाज अ सैलिवेशन रिफ्लेक्स इन डॉग। इसने जो मेन इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसके अंदर जो मेन पॉइंट क्या था कि डॉग्स जो है वो सैलिवेट करते हैं। सलाइवा क्या होता है? मुंह से पानी आना। ठीक है, इसने एनिमल जो है डॉग्स के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। इट वॉज ऑलरेडी नोन दैट द डॉग्स वुड सैलिवेट इफ फूड पाउडर वॉज लेट इनटू देयर माउथ एज इट वॉज अ रिफ्लेक्स। ठीक है, ये मतलब पावलोव से पहले ही ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि जैसे ही फूड पाउडर इसके जो है कुत्ते के मुंह में डाला जाता है तो उनके अंदर एक सैलिवेशन पैदा होती है, उनके अंदर एक क्या कहते हैं, उनके मुंह में पानी ऑलरेडी पैदा हो जाता है उस फूड पाउडर की वजह से। द डॉग सैलिवेटेड एवरी टाइम द फूड पाउडर वॉज प्रेजेंटेड। जब उनको फूड पाउडर उनके मुंह में डाला जाता था तो वो ऑलरेडी तो उनके अंदर सैलिवेशन होती थी। इसने क्या ऑब्जर्व किया उस टाइम में, जब ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि फूड पाउडर उनके मुंह में डाला जाएगा तो उनके मुंह में उनके मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी जो है डिसाइडेड था और ये पावलोव से पहले का था। अब पावलोव ने क्या किया था? पावलोव ने ये ऑब्जर्व किया कि फूड जब डॉग को दिखाया जाता है, ठीक है, साइट ऑफ द फूड, जब वो लैब के अंदर फूड को लाता था डॉग के सामने तो उस टाइम डॉग के मुंह से पानी आना शुरू हो जाता था। मींस साइट, उसकी आंखें जो हैं डॉग की, वो जैसे फूड को देखती थी उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था भूख की वजह से। ठीक है, तो ये उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इससे पहले और किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इमर्ज, और ये वो कंसेप्ट था, द साइट ऑफ फूड टूवर्ड्स द डॉग इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, यहां से ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज हुआ था। हाउ डज क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क? क्लासिकल कंडीशनिंग जो है किस तरह से काम करती है? क्लासिकल कंडीशनिंग 3 फेजेस में काम करती है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। ये 3 फेजेस में काम करती है। पहला फेज क्या है? बिफोर कंडीशनिंग। The first phase of the process requires a naturally occurring stimulus that will automatically elicit a response. Salivating in response to the smell of food is a good example of a naturally occurring stimulus. Before conditioning क्या चीज़ है जी? Before conditioning ये चीज़ है कि जैसे ही फूड आप डॉग को दिखाएंगे उसके मुंह से नेचुरली सैलिवेशन होगी, उसके मुंह से नेचुरली जो है स्लाइवा होगा, उसके मुंह से जो है पानी आएगा। ठीक है, ये नेचुरली है। फूड इज अ नेचुरल, सैलिवेशन इज अ नेचुरल। सो ये बिफोर कंडीशनिंग ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, रिस्पॉन्स होता है डॉग का सैलिवेशन, और फूड जो है ना एक स्टिमुलस उसको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई चीज़ जो है मींस कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फूड जैसे डॉग के सामने आया, डॉग के अंदर सैलिवेशन ऑटोमेटिकली होगी, इसके अंदर किसी चीज़ की कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं। ये नेचुरली एक जो है नेचुरल बिहेवियर होता है इंसान का भी और जानवर का भी।
अब इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले अनकंडीशन स्टिमुलस और दूसरा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसमें अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या चीज़ें हैं, फूड का प्रेजेंट होना और डॉग का सैलिवेट करना, ये अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्सेस हैं। अब फेज टू में है जी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। द सेकेंड फेज ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ ड्यूरिंग कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, द कंडीशन स्टिमुलस एक ऐड किया जाता है। अब कंडीशन स्टिमुलस ऐड किस तरह से किया जाता है कि जैसे ही डॉग को खाना या उसका फूड जो है वो दिया जा रहा हो या उसके सामने लाया जा रहा हो, तो उसके साथ एक साउंड क्रिएट कर दिया जाता है। वो साउंड जो है किसी विसल का हो सकता है, वो साउंड जो है कोई और भी, कोई बेल हो सकती है, कोई विसल हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, ये अनलर्नड होता है, ये डॉग ने सीखा नहीं हुआ पहले, ठीक है। ये उसको लर्न उस टाइम जो है करवाया जा रहा होता है, इससे पहले डॉग ने लर्न नहीं किया हुआ होता, ठीक है। अब इसने क्या किया था, पेवलव ने क्या किया था, पहले तो उसने डॉग के सामने फूड किया। बिफोर कंडीशनिंग में क्या हुआ था, डॉग के सामने वो फूड लेकर आया, डॉग ने फूड को देखा, उसने सैलिवेट किया, उसके मुंह से पानी आया और उसके बाद फूड उसको दिया गया, उसने फूड खाया, ठीक है। उससे अगले दिन क्या हुआ, उससे अगले दिन ड्यूरिंग कंडीशनिंग फेज 2 में अब हम आगे। फेज 2 में क्या करता है पेवलव, फेज 2 के अंदर वो ये करता है कि जैसे ही फूड डॉग के सामने पेश करता है तो उसके साथ में एक बेल को एसोसिएट कर देता है। वो बेल विसल भी हो सकती है, वो बेल कोई और घंटी भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, उस टाइम में वो बेल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि उसकी लर्निंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा डॉग के सामने जब फूड जाता है साथ बेल बजती है, दूसरी दफ़ा डॉग के सामने फूड जाता है और साथ में बेल बजती है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, जब पांचवी दफ़ा डॉग के सामने फूड जाने से पहले जब बेल बजती है तो डॉग के मुंह से सैलिवेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या हुआ है कि पहली 4 दफ़ा में लर्निंग जो है क्रिएट हो गई थी डॉग के साथ, डॉग की बेल के साथ, ठीक है ना। डॉग को अब ये पता है कि जैसे बेल बजेगी मेरे पास फूड आएगा, ठीक है। तो पहले तो फूड से उसके अंदर सैलिवेशन होती थी, अब बेल से सैलिवेशन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे बेल बजी, फूड आया और डॉग ने जो उसको रिस्पॉन्स किया, तो पहले ही वो बेल पर ही जो है उसके मुंह से सैलिवेशन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस ऐड कर दिया। इसमें कंडीशन स्टिमुलस जो है कौन सा है, इसमें कंडीशन स्टिमुलस बेल है, ठीक है, क्योंकि बेल को कंडीशन किया है फूड के साथ और सैलिवेशन के साथ। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या है, आफ्टर कंडीशनिंग में है जी द कंडीशन रिस्पॉन्स। इन द कंडीशन रिस्पॉन्स इज द लर्नड रिस्पॉन्स टू द प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस। इन आवर एग्जांपल द कंडीशन रिस्पॉन्स वुड बी फीलिंग हंग्री व्हेन यू हियर द साउंड ऑफ द व्हिसल, ठीक है। अब उसका कंडीशन स्टिमुलस के बाद कंडीशन रिस्पॉन्स भी होगा। कंडीशन स्टिमुलस क्या था, कंडीशन स्टिमुलस वो बेल था और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स उसके मुंह से पानी आना है, सैलिवेशन आना है। किसके रिस्पॉन्स में, बेल के रिस्पॉन्स में, ठीक है जी। तो ये बेसिकली प्रोसेस था क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है। यहाँ पर एक जो है एक पिक्चर मैंने यहाँ पर जो है दी हुई है डॉग की और फूड की और विसल की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डॉग को फूड प्रोवाइड किया जाता है और इसके मुंह से ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ से सैलिवेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फूड क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है और सैलिवेशन क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। मतलब नेचुरल चीज़ें हैं ये दोनों, इसमें किसी किस्म की कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बिफोर कंडीशनिंग में सबसे पहले इसको जो है क्या कहते हैं, विसल इसको दी जाती है और उसके साथ डॉग का नो सैलिवेशन होती है, कोई सैलिवेशन, कोई पानी नहीं होता, क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और इसमें नो कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा जब वो फर्स्ट टाइम
बेल को जो है बेल के साथ डॉग के मुंह से कोई पानी नहीं आएगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कोई एसोसिएशन ही नहीं है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट प्रोसेस बिफोर कंडीशनिंग। अब इसका सेकंड प्रोसेस है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ, विसल के साथ फूड को अटैच किया गया। ठीक है ना जी, जब विसल के साथ फूड को अटैच किया गया तो डॉग के मुंह से और इस चीज को बार बार रिपीट किया गया। इस वर्ड पे आप गौर करें, फूड और विसल के कॉम्बिनेशन के साथ जब इन दोनों को आपस में अटैच किया गया तो इस अमल को बार बार 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा 5 दफा रिपीट किया गया। तो फिफ्थ टाइम में डॉग के मुंह से सेलिब्रेशन आना स्टार्ट होगी विसल की बेल पर। ठीक है, और आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है कि जैसे विसल बजती है, फूड सामने फिल उसके अगर सामने ना भी लाया जाए तो डॉग के मुंह से सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली विसल को जो है कंडीशन कर दिया गया है डॉग के कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ। 5 प्रिंसिपल्स ने काम किया इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इक्विजिशन होती है। इक्विजिशन क्या होती है कि एक स्किल आप क्रिएट कर देते हैं, एक बिहेवियरल स्किल होती है बेसिकली इक्विजिशन। इक्विजिशन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन अ रिस्पॉन्स इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एंड ग्रेजुअली स्ट्रेंथन। During the acquisition phase of classical conditioning, a natural stimulus is repeatedly paired with an unconditioned stimulus. ठीक है, एक्विजिशन बेसिकली वो स्किल डेवलप की जा रही होती है। ठीक है, एक जो इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, जैसे मतलब डॉग के साथ फूड की तो एक नेचुरल उसकी एसोसिएशन है। ठीक है, लेकिन जैसे विसल उसके साथ अटैच हुई तो वो लर्निंग उसकी स्टार्ट होनी शुरू होगी, एक्विजिशन होनी शुरू होगी, एक न्यू स्किल डेवलप होना शुरू होगी। और इसमें पेयरिंग का रिपीटेडली बार बार बेल का बजाना और फूड का आना सेम टाइम में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है जी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का बेसिकली जो मतलब होता है वो लॉस कर जाना या मिट जाना या ख़त्म हो जाना। एक्सटिंक्शन इज व्हेन द अकरेंस ऑफ द कंडीशनड रिस्पॉन्स डिक्रीजेस और डिसअपीयर्ड। In classical conditioning, this happens when a conditioned stimulus is no longer paired with an unconditioned stimulus. ठीक है, बाद में इसने क्या किया था, बाद में पेवलव ने ये किया था कि उसने उस बेल को अटैच करना ख़त्म कर दिया था। ठीक है ना जी, जब उसने बेल को अटैच करना ख़त्म कर दिया तो उसका वो रिस्पॉन्स डिसअपीयर हो गया। ठीक है, इसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ द स्मेल ऑफ फूड हैड बीन पेयर्ड विद द साउंड ऑफ विसल, it would eventually come to evoke the conditioned response of hunger. However, if the unconditioned stimulus were no longer paired with the conditioned stimulus, eventually the conditioned response would disappear. ठीक है, जैसे बेल का और बेल फूड और जो डॉग की सेलिब्रेशन है, इन तीनों को एसोसिएट कर दिया गया रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, सेलिब्रेशन के साथ बेल और फूड आता था, फिर डॉग सेलिब्रेट करता था, फिर बेल और फूड आता था, फिर डॉग सेलिब्रेट करता था, फिर बेल और फूड आता था, फिर डॉग सेलिब्रेट करता था। उसके बाद बेल आई और डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, फिर बेल आई, फिर डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, फिर बेल आई, लेकिन फूड साथ में नहीं आ रहा। तो ऐसे जब 3-4 दफ़ा इस चीज़ को रिपीट किया गया तो डॉग की सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गई। डॉग को पता चल गया अब बेल के साथ फूड नहीं आने लगा। ठीक है ना जी, इस अमल को कहते हैं एक्सटिंक्शन, कि एक चीज को गायब कर देना, मिट जाना, खत्म कर देना। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, जब बेल के साथ फूड बार बार नहीं आ रहा तो डॉग को भी ये लर्न उसने कर लिया कि अब बेल के साथ फूड नहीं आएगा, इसलिए मुझे अब मजीद सेलिब्रेशन नहीं करनी जाएगी। ठीक है ना जी, तो वो मजीद सेलिब्रेट नहीं करता। नंबर 3 पे जी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या चीज होती है, समटाइम्स अ लर्न्ड रिस्पॉन्स कैन सडनली रीइमर्ज इवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है ना जी, समटाइम एक्सटिंक्शन के बाद भी सेलिब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट इज द स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है जी, ये क्या चीज है,
For example, if a dog has been conditioned to salivate at the sound of the bell, the animal may also exhibit the same response to stimuli that are similar to the conditioned stimulus. In John B. Watson Little Albert experiment, for example, a small child was conditioned to fear a white rat. The child demonstrates stimulus generalization by also exhibiting fear in response to other fuzzy white objects, including stuffed toys and Watson own hair. स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जब एक रिस्पॉन्स बन जाता है तो उसके बाद उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें होती हैं वो भी एसोसिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे वाइट रैट से एल्बर्ट को डर लगना शुरू हुआ था, तो वाइट फेयर जो है, वाइट कलर का फेयर उसके अंदर आ गया था, जनरलाइज हो गया था, हर वाइट चीज़ से वो डरने लग गया था। ठीक है, जैसे वाइट कलर के डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स, इवन के वॉटसन के वाइट हेयर से भी उसको डर लगना शुरू हो गया एल्बर्ट को। Stimulus discrimination. Discrimination is the ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimuli that have not been paired with an unconditioned stimulus. For example, if a bell tone were the conditioned stimulus, discrimination would involve being able to tell the difference between the bell tone and other similar sound. Besides, the subject is able to distinguish between these stimuli. He or she will only respond when the conditioned stimulus is present. अब वो बेल की जो टोन है, बेल की जो घंटी है, ठीक है ना जी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सिमिलर बेल आएगी, ठीक है, तो डॉग सैलिवेट करेगा। अगर आप बेल का साउंड अगर आप चेंज कर देते हैं तो वो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेट कर जाएगा, स्टिमुलस जो है डिमोलिश कर जाएगा, रिस्पॉन्स उसका डिमोलिश कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो बेल का जो है सिमिलर साउंड जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और अगर वो सिमिलर साउंड नहीं होगा तो डॉग सैलिवेट नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बिहेवियरिज्म के पार्ट 2 में ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? ठीक है, इसमें हम स्किनर के और बाकी जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जिक्र करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक और लेक्चर क्रिएट करके उस टर्म को मैं रिपीट कर दूंगा या कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, किसी भी किस्म के टॉपिक में किसी भी एक टर्म के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा उसका। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का नेक्स्ट लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जो है डिफरेंट किस्म के जो स्टिमुलस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिवॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और मेरी आपको यही सजेशन होगी कि नेक्स्ट लेक्चर भी आपने मिस नहीं करना। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।